हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, ये रेलवे की साइंस है, अर्थात ये साइंस की थ्योरी क्लास है। तो किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप जो है आपके सिलेबस में साइंस है, तो इस थ्योरी क्लास में 9 बजे आप जुड़ने के लिए मत भूलिएगा। जितने लोग हमारे सेशन में जुड़े हैं वो लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को सुनिएगा। हमारी बात पिछले दिन हम लोग दर्पण से संबंधित अर्थात मिरर को हम लोगों ने सीख लिया था। मिरर में हम लोगों ने समतल दर्पण और गोलीय दर्पण में हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को सीख लिए थे, ठीक है। अब इसी के आगे हम लोग बात को पहुंचाते हैं, थोड़ा सा लीनियर मैग्निफिकेशन पे चलते हैं और रेखीय आवर्धन पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? रेखीय आवर्धन पे। रेखीय आवर्धन पे अर्थात लीनियर मैग्निफिकेशन होती है इसकी इंग्लिश, ठीक है। लीनियर होती है, मैग्निफिकेशन होती है इसकी इंग्लिश। लीनियर मैग्निफिकेशन अर्थात आप समझ जाइए, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात m बराबर हमारा होता है v/u। इसको हम लोग कह सकते हैं I/O, या इसी को कभी कभी y1/y2 कहा जाता है। अर्थात ये रेखीय आवर्धन के सूत्र हैं। रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? और रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात m इज इक्वल टू क्या होता है? तो m इज इक्वल टू v/u होता है, I/O होता है, y1/y2 होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? रेखीय आवर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेखीय आवर्धन हो जाएगा, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन के लिए हमारे पास फार्मूला हो गया। अर्थात रेखीय आवर्धन को अगर हम लोग कहें किसे कहते हैं, तो आप जानते रहिएगा। प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं, इसी को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये हमारा क्या होता है? ये रेखीय आवर्धन हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इससे संबंधित रेखीय आवर्धन से चीजों को आगे हम लोग पहुंचाते हैं। रेखीय आवर्धन आप सभी लोग इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। और रेखीय आवर्धन से संबंधित कुछ नहीं है, ज्यादातर इसके ही फार्मूले पूछे जाते हैं, ठीक है। फार्मूले कभी कभी इसमें क्या होता है, थोड़ा सा छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इससे संबंधित कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लेता है और कभी कभी ये छोटा सा पॉइंट आपका पूछ लेता है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग चलेंगे। अब हम लोग इसी से संबंधित आगे थोड़ी सी पॉइंट को समझते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है हमें प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। प्रकाश का क्या पढ़ना है? तो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? चीजों को ढंग से मुझे समझना है कि इसमें क्या होता है। इसमें प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं। इसमें प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? इसमें प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं।
इसमें, या हम कह दें जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसे प्रकाश का क्या कहते हैं? उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, इनके चित्र को हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि ये है हमारा जो है, ये एक माध्यम है। अब आप इसमें देख पाएंगे, इसमें ये प्रकाश की किरणें हैं जो पहले माध्यम से आ रही हैं। इसका नाम होता है आपतित किरण, इसका नाम है आपतित किरण। और दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो सीधे नहीं जा करके अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इसे कहते हैं अपवर्तित किरण, इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। ये एक बार इधर, और मार्ग से विचलित होने का अर्थ है कि ये इधर भी जा सकती है, तो ये भी अपवर्तित किरण है। तो कंडीशन तो दो बन गए, या तो ये डायरेक्ट अपने सीधे मार्ग में तो जाएगी नहीं, क्योंकि अगर सीधे मार्ग में चली जाएगी तो अपवर्तन की घटना नहीं होगी। तो ये चाहे ये हमारा होता है अभिलंब, क्या होता है? अभिलंब। या तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी या ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो दो कंडीशन देखने को मिलते हैं, या तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी या तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो एक बात आप हमें बताइए कि इसमें मामला ये होता है सघन और विरल का मामला होता है। तो सघन और विरल का मामला होता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे पदार्थ को मुख्य रूप से तीन प्रकार से बांटा गया है। एक होता है हमारा ठोस, दूसरा हमारा होता है द्रव, तीसरा हमारा होता है गैस। देखिए, जब प्रकाश की किरणें ठोस में जाती हैं, ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, द्रव के अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस के अणु तो एकदम दूर दूर होते हैं। जब प्रकाश की किरणें इसमें जाती हैं तो इनको, प्रकाश की किरणों को ठोस में गुजरने में बहुत समस्या होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है? ये सघन माध्यम है। सघन माध्यम में प्रकाश की किरण को जाने में समस्या होती है। इसकी अपेक्षा में इसमें तो अच्छे से जाएगी, इसकी अपेक्षा में इसमें आराम से जा सकती है, इसमें तो बिंदास तरीके से जाएगी। तो हमारे कहने का मतलब होता है ठोस एक प्रकार का क्या है? ठोस एक प्रकार का सघन माध्यम होता है। और द्रव जो है, द्रव तो हमारा सघन भी है और द्रव विरल भी है। अब आप अगर द्रव की चर्चा ठोस से कर देंगे तो द्रव विरल माध्यम हो जाएगा, अगर द्रव की चर्चा गैस से कर देंगे तो गैस जो है ये द्रव हमारा क्या हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा। ये एक विरल माध्यम होता है। तो एक बात आप याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, और जब
प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से अर्थात सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। ठीक है, चीजों को यहां हम समझाते हैं, आपको देखिएगा। इनके कंडीशन कुछ इस प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला कंडीशन आपको एक चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। ये डायरेक्ट है, ये इधर की ओर झुक गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऊपर में क्या रहा होगा, विरल माध्यम, और नीचे में क्या रहा होगा, सघन माध्यम। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती हैं, सघन में प्रवेश करती हैं, सघन में प्रवेश करती हैं, तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। जब सघन से कहां से, जब विरल से सघन में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। और एक और कंडीशन हमारा अगला वाला होता है। अगले वाले को अगर हम समझें कि जब हमारी प्रकाश की किरण ये है और ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, अर्थात इसको हम कहेंगे तब ये सघन से किस में गई, सघन से ये किस में चली गई, विरल में चली गई। हम लोग कहेंगे इस कंडीशन को कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है, विरल में प्रवेश करती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। चीजें आशा करते हैं आपको ये समझ आई होंगी। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनको आगे समझ लेते हैं। ठीक है, अब अपवर्तन में एक बात समझ में आ गई। यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और यदि विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और यदि सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब आप देखेंगे अपवर्तन को आप अच्छे से समझ गए। ये है अपवर्तन का एक अन्य चित्र। ठीक है, तो ये मामला देखने को मिल गया, अभिलंब की ओर झुकना, अभिलंब से दूर हटना। दो कंडीशन बनते हैं। अब इनमें आप देखेंगे अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम आप अच्छे से समझ लो। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो ध्यान से चीजों को समझना है। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, चीजों को ध्यान से समझना है। ध्यान से देखिएगा, अपवर्तन के तो दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है, ये आपतित किरण होती है और ये अपवर्तित किरण होती है। तो हम कह सकते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल पर होते हैं। ये पहला नियम होता है, आप सभी लोग जानते होंगे इनको। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल पर होते हैं, तीनों एक तल पर होते हैं। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन होता है, हम लोग कह सकते हैं एक तल पर होते हैं। यहाँ पे कौन सा कोण बनता है, यहाँ पे हमारा बनता है आपतन। कौन बनता है, आपतन कोण। यहाँ पे कौन सा कोण बनता है, यहाँ पे कोण बनता है अपवर्तन। कौन सा कोण होता है,
अपवर्तन। तो हम कह सकते हैं सेकेंड वाला नियम होता है आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन आई और अपान में साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है? यन के होता है। साइन आई अपान में साइन आर इज इक्वल टू किसके होता है? यन के होता है। इसे हम लोग और क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। ठीक है, इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं? तो स्नेल का नियम कहते हैं। यहां तक आप व्यवस्थित तरीके से नोट कर लीजिए। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो याद रखिएगा इनमें इंपॉर्टेंट तथ्य होता है कि जब ये प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो तरंगदैर्ध्य चाल बदल जाती है। तरंगदैर्ध्य और चाल क्या होती है? बदल जाती है। लेकिन इनकी एक चीज नहीं बदलती, वो क्या होती है? आवृत्ति कभी नहीं बदलती। आवृत्ति नहीं बदलती। आवृत्ति नहीं बदलती है। आवृत्ति क्या होती है? तो आप देखे होंगे कि ऐसे करके इनके जंप करने की स्थिति ये कभी नहीं बदलती। आवृत्ति इनकी कभी नहीं बदलती। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगी, उनकी दिशा बदल जाएगी, उनकी चाल बदल जाएगी, उनकी तरंगदैर्ध्य बदल जाएगी, लेकिन उनकी आवृत्ति कभी नहीं बदलती। ठीक है, उनकी आवृत्ति कभी नहीं बदलती। ठीक है, इतने पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उतने हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए इनके आगे हम लोग चलते हैं। हर एग्जाम्पल, कुछ इनके एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, कुछ इनके एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण को समझते हैं। एग्जाम्पल को आप देखिएगा, ये जो आपका उदाहरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनके उदाहरण आपके क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप एक चीज समझ पाएंगे उदाहरण में। पहली बात तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है। पहली बात तो प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है। ठीक है, जितने लोग सेशन में जुड़े हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लोग प्यार से व्यवस्थित तरीके से पढ़ते रहें। ये थ्योरी क्लास है। ठीक है, जितना आप शांति व्यवस्थित देखेंगे क्लास को उतना बढ़िया समझ में आएगा। उदाहरण आप देखेंगे, इनके एग्जाम्पल को देखेंगे तो पहली बात तो आप देख पाएंगे कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेंगे तो अपने मार्ग से विचलित होंगी। तो जो तालाब होते हैं, तालाब में यदि कोई डंडा गड़ा होता है तो आप देखेंगे उसका निचला सिरा टेढ़ा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं तालाब में गड़ा डंडा, तालाब में गड़ा डंडा टेढ़ा दिखाई पड़ता है। टेढ़ा दिखाई पड़ता है। टेढ़ा दिखाई पड़ता है। ये किसका एक एग्जाम्पल होगा? ये हमारा हो जाएगा तालाब में गड़ा डंडा मुझे टेढ़ा दिखाई पड़ता है। परख नली में यदि हम पेन को डालते हैं या किसी कांच के बोतल में या कहीं भी हम एक पेन को डालते हैं तो उसकी स्थिति बदलती हुई दिखाई पड़ती है। अर्थात या हम कह दें गिलास में
गिलास में भरे पानी में भरे पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई पड़ना, पेंसिल का टेढ़ा दिखना किसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा? ये भी हो जाएगा अपवर्तन का, ये भी अपवर्तन का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा अपवर्तन का। तारों का टिमटिमाना ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा अपवर्तन का। ठीक है, एक मामला ये हो गया तारों का टिमटिमाना। जो फैशन वाले कांच आते हैं जिसमें मछलियां होती हैं, और मछलियों को यदि एक चीज आप व्यवस्थित तरीके से समझ लीजिए, अपवर्तन वहां होगा जैसे हम वायु में हैं, हम अगर जो है वायु में हैं, अगर हम लोग पानी के अंदर देखते हैं या कांच के अंदर देखते हैं जहां माध्यम अलग है, तो वो वस्तु अगर हमें वास्तविक नहीं दिखती है, वास्तविक स्थिति में परिवर्तन है, तो वहां अपवर्तन है। ठीक है, जैसे तालाब में मछली, तालाब में मछली का वास्तविक स्थान पर ना दिखना, ये क्या हो जाएगा? ये भी एक अपवर्तन का एग्जाम्पल है, ये भी एक क्या हो जाएगा? अपवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो फैशन वाले कांच आते हैं जिसमें मछलियां तैरती हैं, आप देखे होंगे फैशन के लिए घरों में रखा रहता है जिसमें पानी भरा रहता है, मछलियां तैरती रहती हैं, वो भी वास्तविक स्थान पे मुझे नहीं दिखती हैं, तो वो भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? अपवर्तन का। वो भी एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? अपवर्तन का। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, आप इनको व्यवस्थित तरीके से, पहले हम लोगों ने अपवर्तन का अध्ययन, उसका रेखीय आवर्धन का अध्ययन किया। तो रेखीय आवर्धन क्या होते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये आपको जो है पहले पढ़ा गया, हम लोगों ने पढ़ा। दूसरे पे हम लोगों ने अपवर्तन को सीखा कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो मार्ग से विचलित हो जाती हैं, और ये दो रूल इसके बताए गए, उनको आप जानते रहिएगा। उसके बाद अपवर्तन के नियम बताए गए, दो नियम होते हैं। स्नेल का नियम आपको बताया गया, तरंग दैर्ध्य और चाल बदल जाती है इनकी लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है, ये बताया गया, और ये कुछ एग्जाम्पल आपको बताए गए। ठीक है, तो इन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, इन्हीं महत्वपूर्ण शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जितने लोग सेशन में जुड़े रहे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन क्लास में। बस आज के लिए यही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।